मशहूर अर्थशास्त्री जेके गॉलब्रेथ ने एक बार मजाक में कहा था, आर्थिक भविष्यवाणियों का सिर्फ एक ही काम है, ज्योतिष को सम्मानजनक दिखाना। हाँ, और कमाल की बात यह है कि यही सोच एक बहुत ही कामयाब निवेशक टेरी स्मिथ की किताब इन्वेस्टिंग फॉर ग्रोथ की भी नींव है। बिल्कुल, और आज हम इसी किताब पर बात करने वाले। हाँ, ये असल में कोई पारंपरिक किताब नहीं है। ये 2010 से 2020 तक टेरी स्मिथ के लिखे गए लेखों और अपने शेयरधारकों को लिखे गए सालाना खतों का एक कलेक्शन है। अच्छा। लेकिन इन सब लेखों को एक ही धागा जोड़ता है, एक बहुत ही सरल सा सिद्धांत। दुनिया की सबसे बेहतरीन कंपनियों को खरीदकर लंबे समय तक रखकर पैसा कैसे कमाया जाए। तो आज का हमारा मकसद यही है, हम स्मिथ की इस निवेश रणनीति के जो मुख्य सिद्धांत है उन्हें समझेंगे। जैसे कि वो अच्छी कंपनियों को पहचानते कैसे हैं, वो कौन सी आम गलतियां हैं जिनसे वो निवेशकों को बचने की सलाह देते हैं, और सबसे दिलचस्प उनकी कुछ मत करो वाली स्ट्रैटेजी का असल में क्या मतलब है। चलिए इसी में गहरी डुबकी लगाते हैं। स्मिथ की रणनीति सुनने में तो ये बच्चों के खेल जैसी लगती है। सिर्फ 3 कदम। क्या है वो? अच्छी कंपनियां खरीदें, ज्यादा कीमत ना चुकाएं और फिर कुछ ना करें। हाँ, सुनने में तो बहुत ही आसान है, लेकिन इसी आसान सी रणनीति के दम पर उनके फंड स्मिथ इक्विटी फंड ने 10 सालों में 425% का रिटर्न दिया। बिल्कुल, जबकि बेंचमार्क इंडेक्स का रिटर्न सिर्फ 193.5% था। तो जाहिर है इस सादगी के पीछे काफी गहराई है। तो सबसे पहले इसी को पकड़ते हैं। एक अच्छी कंपनी से स्मिथ का मतलब क्या है? ये बहुत जरूरी सवाल है। उनके लिए अच्छी कंपनी का मतलब सिर्फ मुनाफा कमाना नहीं होता। अच्छा। नहीं, स्मिथ उन कंपनियों की तलाश करते हैं जो अपने ग्राहकों को लगातार कोई बेहतरीन प्रोडक्ट या सर्विस देती है। और जब कोई कंपनी ऐसा करती है तो वो सालों साल ऊंचा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड यानी ROCE और कैश कमा पाती है। ROCE? हाँ, यही उनके लिए क्वालिटी का असली पैमाना है, ना कि हर 3 महीने में आने वाले नतीजों का शोर। 1 मिनट के लिए इसे और सरल करते हैं। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड या ROCE, ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है। हाँ, लगता है। ये कैपिटल एम्प्लॉयड का असल में मतलब क्या है? क्या ये वो सारा पैसा है जो कंपनी ने अपने बिजनेस में लगा रखा है, जैसे फैक्ट्री, मशीनें और रोज का खर्च? एकदम सही पकड़ा। ये वो कुल पूंजी है जो बिजनेस को चलाने में लगी है, और ROCE हमें बताता है कि कंपनी इस लगाई हुई पूंजी के हर रुपए पर कितना मुनाफा कमा रही है। ओके, नहीं देखने हैं, बल्कि बिजनेस की अंदरूनी सेहत देखनी है। और आपकी किताब में टेस्को का जो उदाहरण है वो इसी बात को बहुत अच्छे से समझाता है ना? हाँ, वो एक क्लासिक केस स्टडी है। टेस्को यूके की एक बहुत बड़ी सुपरमार्केट चेन है। एक दौर था जब सारे एनालिस्ट और निवेशक उसके बढ़ते हुए अर्निंग्स पर शेयर यानी EPS की तारीफ कर रहे थे। सबको लग रहा था कि कंपनी कमाल कर रही है। बिल्कुल, लेकिन स्मिथ ने एक दूसरी कहानी देखी। उन्होंने देखा कि जहां EPS ऊपर जा रहा था, वहीं कंपनी का ROCE लगातार गिर रहा था। किताब में दिए चार्ट के मुताबिक वो 19% से गिरकर 10% पर आ गया था। इसका मतलब क्या हुआ कि कंपनी मुनाफा तो दिखा रही थी, लेकिन उस मुनाफे को कमाने के लिए उसे पहले से कहीं ज्यादा पैसा बिजनेस में झोंकना पड़ रहा था। एग्जैक्टली, वो अंदर से कमजोर हो रही थी, लेकिन वित्तीय आंकड़े उसे मजबूत दिखा रहे थे। ये एक बहुत बड़े खतरे का संकेत था, जिसे ज्यादातर लोगों ने नजरअंदाज कर दिया। और बाद में क्या हुआ? बाद में टेस्को के शेयर बुरी तरह गिरे। यहीं से स्मिथ का दूसरा सिद्धांत आता है, इस तरह के शॉर्ट टर्म शोर और भविष्यवाणियों पर ध्यान मत दो। सही बात है, वो तो भविष्यवाणियों के सख्त खिलाफ है। वो गालब्रेथ की एक और बात दोहराते हैं कि भविष्यवक्ता 2 तरह के होते हैं। हाँ, एक वो जो नहीं जानते, और दूसरे वो ये भी नहीं जानते कि वो नहीं जानते। बिल्कुल, उन्होंने ब्रेक्जिट, अमेरिका में ट्रंप का चुनाव और भारत में मोदी के चुनाव जैसे कई उदाहरण दिए, जहां लगभग सारे पोल्स और एक्सपर्ट्स की भविष्यवाणियां धरी की धरी रह गई। सच है। उनका मानना है कि बाजार कब ऊपर जाएगा, कब नीचे आएगा, इसका अनुमान लगाने की कोशिश करना बस समय की बर्बादी है। इसके बजाय ऐसी मजबूत कंपनियां खरीदो जो किसी भी आर्थिक माहौल में टिक सकें और तरक्की कर सकें। और अगर आप भविष्य का अनुमान नहीं लगा सकते, तो आपको एक ऐसी रणनीति चाहिए जो हर मौसम में काम करे। मुझे बहुत अच्छा लगा कि स्मिथ अपनी बात समझाने के लिए खेल की दुनिया से कितने उदाहरण लेते हैं, जैसे साइकिलिंग की मशहूर रेस टूर डी फ्रांस। हाँ, वो एक बेहतरीन उदाहरण है। टूर डी फ्रांस में कई स्टेज होते हैं, कोई पहाड़ों पर चढ़ाई का, कोई समतल सड़क पर तेज रफ्तार का, कोई टाइम ट्रायल। कोई भी एक साइकिलिस्ट हर स्टेज में बेस्ट नहीं हो सकता। जो पहाड़ों का रहा है वो शायद स्प्रिंट में पीछे रह जाए। विजेता वो होता है
जो हर तरह के स्टेज पर लगातार अच्छा प्रदर्शन करता है और कुल मिलाकर सबसे कम समय लेता है। और निवेश में भी तो यही होता है। कोई भी फंड मैनेजर हर तरह के बाजार में, चाहे वो तेजी का हो या मंदी का, नंबर 1 नहीं रह सकता। बिल्कुल। लेकिन हम निवेशक अक्सर यही गलती करते हैं, हम पिछले साल के विनर के पीछे भागते हैं। और इसी चक्कर में हम गलत समय पर फंड बदलते हैं और अपना ही नुकसान कर बैठते हैं। स्मिथ की रणनीति हर तिमाही में बाजार को पछाड़ने की नहीं, बल्कि लंबी अवधि में लगातार अच्छा प्रदर्शन करने की है, धैर्य के साथ। और ये लगातार अच्छा प्रदर्शन करने वाली बात उनके एक और उदाहरण से जुड़ती है, जो बॉक्सर स्मोकिन जो फ्रेजियर का है। ये थोड़ा हटके था। हाँ, वो लिखते हैं कि जो फ्रेजर की महानता को उसके महान प्रतिद्वंदियों से अलग नहीं किया जा सकता, मोहम्मद अली और जॉर्ज फॉरमैन। सही बात है। अगर वो महान लड़ाइयाँ ना होती तो शायद फ्रेजर को आज उस तरह याद नहीं किया जाता। इससे निवेश का सबक ये है कि अच्छी कंपनियां भी अपने मजबूत प्रतिद्वंदियों से ही परिभाषित होती हैं। एक मजबूत कंपटीशन अक्सर सभी कंपनियों को बेहतर बनने के लिए मजबूर करता है। ये सोचने का एक दिलचस्प तरीका है। तो एक तरफ मजबूत कंपनियां हैं जो बेहतर हो रही हैं, और दूसरी तरफ वो कंपनियां हैं जो सिर्फ बेहतर दिखने की कोशिश करती हैं, खासकर अपनी भाषा से। स्मिथ ने कॉर्पोरेट भाषा को लेकर जो लिखा है वो तो मजेदार है। हाँ, उन्होंने स्मिथ का नियम बनाया है। वो कहते हैं, कभी भी ऐसे वाक्य का इस्तेमाल ना करें जिसका उल्टा कहना बेवकूफी भरा लगे। जैसे कंपनियां बड़े गर्व से कहती हैं कि हम फॉरवर्ड प्लानिंग कर रहे हैं। भाई, क्या कोई बैकवर्ड प्लानिंग भी करता है? या फिर कहते हैं कि हम चुनिंदा अधिग्रहण करेंगे। हाँ, सही बात है। क्या कोई कंपनी ऐलान करेगी कि हमारी पॉलिसी अंधाधुंध अधिग्रहण करने की है? बिल्कुल। ये सब खोखले शब्द हैं जो अक्सर सच को छिपाने या मामूली बातों को बढ़ा चढ़ाकर बताने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो मैनेजमेंट की भाषा एक धोखा हो सकती है, लेकिन स्मिथ कहते हैं कि निवेशक का सबसे बड़ा दुश्मन अक्सर वो खुद होता है, और सबसे बड़ी गलतियों में से एक है अच्छी कंपनियों को बेच देना। बिल्कुल। उन्होंने अपनी एक गलती का बड़ा ईमानदार उदाहरण दिया है। एक कंपनी थी सिग्मा एल्ड्रिच, जिसमें उनका निवेश था। अच्छा। उन्हें अफवाहों से डर लगा कि ये कंपनी कोई जोखिम भरा अधिग्रहण करने वाली है, और उन्होंने डर कर अपनी सारी हिस्सेदारी बेच दी। अरे, और कुछ समय बाद उसी कंपनी को एक दूसरी कंपनी ने 40% प्रीमियम पर खरीद लिया। स्मिथ कहते हैं, सबक साफ है, अच्छी कंपनियों को डर के मारे बेचना लगभग हमेशा एक गलती होती है। लेकिन इसमें एक मुश्किल भी है। कभी-कभी तो कंपनियां सच में खराब हो जाती हैं, जैसे नोकिया या कोडैक। तो एक निवेशक ये कैसे तय करे कि ये सिर्फ एक बुरा दौर है या कंपनी का बिजनेस मॉडल ही खत्म हो रहा है? स्मिथ इस पर कुछ कहते हैं। ये $1 मिलियन सवाल है, और स्मिथ का जवाब उनके मूल सिद्धांत में ही छिपा है। फंडामेंटल्स पर ध्यान दो, यानी आरओसी वगैरह पर। हाँ, क्या कंपनी का आरओसी अभी भी ऊंचा है? क्या उसके पास अभी भी कोई ऐसा स्थायी फायदा है जो कंपटीशन को दूर रखता है? अगर बिजनेस की नींव मजबूत है तो बुरे दौर में टिके रहना चाहिए, लेकिन अगर बिजनेस की नींव ही हिल गई है तब बेचना सही है। तो गलती तब होती है जब आप बाजार के शोर या अफवाहों के आधार पर बेचते हैं। बिल्कुल, न कि बिजनेस के फंडामेंटल्स में आई वास्तविक गिरावट के आधार पर। तो एक गलती है डर में बेचना, और दूसरी गलती शायद लालच में कुछ ऐसा खरीद लेना है जिसे कोई समझता नहीं, जैसे वो लिवरेज्ड ETF वाला उदाहरण। हाँ, वो तो बहुत ही खतरनाक चीज है। ये ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो इंडेक्स की रिटर्न को दोगुना या तिगुना करने का वादा करते हैं। सुनने में बहुत आकर्षक लगता है। हाँ, लेकिन किताब में जो उदाहरण है वो चौंकाने वाला है। बाजार 4 दिन में 3% ऊपर गया, फिर भी 2x लीवरेज्ड ETF में 15% का नुकसान हो गया। ये कैसे हो सकता है? इसका गणित क्या है? यहीं पर रोजाना कंपाउंडिंग का खेल है जो आपके खिलाफ काम करता है। मान लीजिए इंडेक्स 100 पर है और आपका ETF भी 100 पर। ठीक है। पहले दिन इंडेक्स 10% बढ़कर 110 हो गया। आपका 2x ETF 20% बढ़कर 120 हो जाएगा। आप बहुत खुश है। लेकिन अगले दिन इंडेक्स 10% गिरकर 99 पर आ गया। अब आपका ETF 20% गिरेगा, लेकिन 120 पर, तो 120 का 20% होता है 24। तो ETF 120 से घटकर 96 पर आ जाएगा। एग्जैक्टली। 2 दिनों में इंडेक्स सिर्फ 1% गिरा, लेकिन आप 4% का नुकसान उठा चुके हैं। बाजार की रोज की उठापटक आपके पैसे को दीमक की तरह खा जाती है। इसलिए स्मिथ का नियम बहुत सीधा है। अगर आप इसे नहीं समझते हैं तो इसमें निवेश ना करें। बिल्कुल। तो भविष्यवाणियों पर भरोसा मत करो, कॉर्पोरेट भाषा के झांसे में मत आओ, डर में अच्छी कंपनियां मत बेचो, और जो समझ ना आए उसे मत खरीदो। तो फिर एक निवेशक को आखिर ध्यान किस चीज पर देना चाहिए? स्मिथ के हिसाब से असल में क्या मायने रखता है?
उनके लिए जो एक चीज सबसे ज्यादा मायने रखती है वो है ROCE। सच्ची दौलत तब बनती है जब कोई कंपनी अपनी लगाई हुई पूंजी पर लगातार ऊंचा रिटर्न कमाती है और फिर उस मुनाफे को वापस बिजनेस में लगाकर उसी ऊंची दर पर और कमाती है। हाँ बिल्कुल, यही कंपाउंडिंग की असली ताकत है। और ये सिर्फ EPS यानी अर्निंग्स पर शेयर बढ़ाने से बहुत अलग है। IBM का उदाहरण इस धोखे को अच्छी तरह दिखाता है ना? बिल्कुल। IBM कई सालों तक शेयर बायबैक करके, मतलब बाजार से अपने ही शेयर वापस खरीदकर अपना EPS बढ़ाती रही। तो कागज पर तो लग रहा था कि हर शेयर की कमाई बढ़ रही है, लेकिन बिजनेस तो नहीं बढ़ रहा था। नहीं, उसी दौरान कंपनी का कुल रेवेन्यू लगातार गिर रहा था। ये असली बिजनेस ग्रोथ नहीं थी, ये एक तरह की वित्तीय इंजीनियरिंग थी, एक भ्रम था। स्मिथ कहते हैं कि क्वालिटी कंपनियां अपने असली बिजनेस को बढ़ाकर तरक्की करती हैं, ना कि ऐसे वित्तीय तिकड़म से। तो असली बिजनेस पर फोकस और लंबी अवधि की सोच, यही वजह है कि वो बाजार के बड़े उतार चढ़ाव से घबराते नहीं। जैसे 1987 के ब्लैक मंडे का उदाहरण। हाँ, उस दिन अमेरिकी बाजार डाउ जोन्स एक ही दिन में 22.6% गिर गया था। उस वक्त लोगों को लगा कि दुनिया खत्म हो गई, सब बर्बाद हो गया। कल्पना कर सकती हूँ। लेकिन स्मिथ कहते हैं कि आज अगर आप पिछले 100 साल का चार्ट उठाकर देखें तो वो 1987 की गिरावट एक छोटी सी खरोच की तरह दिखती है, एक छोटा सा बिंदु। लंबी अवधि में तस्वीर पूरी तरह बदल जाती है। बिल्कुल। ये लंबी अवधि वाली सोच शायद ये भी समझाती है कि वो शेयर होल्डर एक्टिविज्म के प्रशंसक क्यों नहीं है, जो आजकल काफी चलन में है। हाँ, एक्टिविस्ट निवेशक वो होते हैं जो किसी कंपनी में हिस्सेदारी खरीदकर मैनेजमेंट पर दबाव डालते हैं। दबाव किस लिए? कि वो कुछ ऐसा करें जिससे शेयर की कीमत शॉर्ट टर्म में तेजी से बढ़ जाए। जैसे किसी अच्छे डिवीजन को बेचना या ज्यादा कर्ज लेना। ये कदम शेयर की कीमत तो थोड़े समय के लिए बढ़ा सकते हैं, लेकिन अक्सर कंपनी की लंबी अवधि की सेहत को नुकसान पहुंचाते हैं। अच्छा। स्मिथ का लक्ष्य ऐसी कंपनियों का मालिक बनना है जो सालों साल अपनी वैल्यू को कंपाउंड कर सकें, ना कि उन्हें शॉर्ट टर्म मुनाफे के लिए निचोड़ना। ठीक है, तो इस पूरी बातचीत को समेटते हैं। अगर हमें टेरी स्मिथ की निवेश रणनीति के कुछ सबसे जरूरी नियम बनाने हो तो वो क्या होंगे? मेरे हिसाब से पहला और सबसे जरूरी, सिर्फ और सिर्फ बहुत ही उच्च गुणवत्ता वाली कंपनियां खरीदें, जिनके पास स्थायी प्रतिस्पर्धी लाभ हो और जो अपनी पूंजी पर लगातार ऊंचा रिटर्न यानी ROCE कमा सकें। दूसरा, बाजार की टाइमिंग करने की कोशिश बंद कर दें। कोई नहीं जानता कि कल बाजार कहाँ होगा। आर्थिक भविष्यवाणियों पर ध्यान देना अपना समय और ऊर्जा बर्बाद करना है। तीसरा, एक बार जब आपने अच्छी कंपनी सही दाम पर खरीद ली तो सबसे मुश्किल काम करें, कुछ मत करें, उसे बस बढ़ने का मौका दें। हाँ बिल्कुल, बार बार खरीद बिक्री से सिर्फ ब्रोकर की कमाई होती है, आपकी नहीं। और चौथा, सादगी अपनाएं। कॉर्पोरेट के भारी भरकम शब्दों और जटिल वित्तीय उत्पादों के झांसे में ना आए। सिर्फ उन्हीं कंपनियों में निवेश करें जिनका बिजनेस आप आसानी से समझ सकते हैं। बिल्कुल, ये 4 नियम उनकी पूरी फिलॉसफी का सार हैं। ये सब बहुत ही व्यवहारिक और समझ में आने वाली बातें हैं। अब इस चर्चा को एक आखिरी विचार के साथ खत्म करते हैं। स्मिथ अपनी किताब में एक बहुत दिलचस्प बात लिखते हैं। वो कहते हैं कि कोई भी बड़ा संकट, जैसे कोई महामारी या युद्ध, अक्सर पहले से चल रहे ट्रेंड्स को बहुत तेजी से आगे बढ़ा देता है। जैसे कोविड-19? हाँ बिल्कुल, कोविड-19 ने कुछ ही महीनों में ई-कॉमर्स, रिमोट वर्क और डिजिटल पेमेंट के ट्रेंड को कई साल आगे धकेल दिया। जो बदलाव शायद 5-7 साल में होते, वो 1-2 साल में हो गए। ये एक बहुत शक्तिशाली विचार है, तो इसे ध्यान में रखते हुए एक सवाल सोचने लायक है। आज की दुनिया में जो बड़ी घटनाएं हो रही हैं, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उभार हो, भू राजनीतिक तनाव हो या फिर जलवायु परिवर्तन की चुनौती, ये सब किन लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स को तेजी दे सकती है, और ये समझ अगले दशक की सर्वश्रेष्ठ कंपनियों की हमारी खोज को कैसे बदल सकती है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर आगे सोचा जा सकता है।